नमस्कार, चैनल पर सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में विस्तृत चर्चा होगी आप सभी के कहने पर सेकेंड यूनिट का बीए हिंदी ऑनर्स 6th सेमेस्टर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी भाषा स्वरूप, संरचना और इतिहास एक DSC 16 का क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है या पेपर पढ़ाया जा रहा है। उसमें सेकेंड यूनिट के जो दो मेजर टॉपिक्स हैं, बोली और भाषा, या फिर कह लीजिए हिंदी की जो बोलियां हैं वो कहाँ से आई हैं या फिर किन किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, या फिर भाषा और बोली में अंतर क्या है, इस पर विस्तृत चर्चा आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, आपके सारे डाउट, सारी क्वेरीज इस टॉपिक को लेकर रिजॉल्व हो जाएंगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर समय समय पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात होगी बोली पर, उसके बाद हम भाषा पर आएंगे। तो अगर भाषा की बात करें या फिर बोली की बात करें तो कहीं ना कहीं ये तो आपको पता होगा बेसिक नॉलेज की, बोली जो है वो भाषा से उत्पन्न होती है। यानी जो भाषा है उसको अपने हिसाब से जब व्यक्ति या फिर कह लीजिए किसी क्षेत्र विशेष के लोग, जैसे खड़ी बोली हिंदी को ही अपनी थोड़ी लोकल टोन के साथ में लोकल टेक्सचर उसमें डाल देते हैं तो वो बोली बन जाती है। यानी बोली जो है कहाँ से उत्पन्न होती है? भाषा से उत्पन्न होती है। और बोली का इसी वजह से कोई एक व्याकरण नहीं होता है कि मतलब व्याकरण में बांध दी गई है। बोली समय समय पर बदलती रहती है। तो जैसे अगर एक स्थान की कोई बोली है, फॉर एग्जाम्पल अवधी, जब आप अवध क्षेत्र से कुछ मान लीजिए 15 या फिर 16 या 20 किलोमीटर दूर निकलते हैं तो आपको उसमें थोड़ा सा अलग टच दिखेगा बोली में। तो बोली में थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है जब आप स्थान परिवर्तित करते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं, जो कि मैंने नोट्स आपके लिए बना दिए हैं। तो बोली क्या है? बोली को अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं। ये बात आपको पता होगी। बोली वह माध्यम है जिससे एक विशिष्ट क्षेत्र या समुदाय के लोग आपसी संवाद करते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया नहीं बोली जाती है, या फिर किसी भी कंट्री की बात कर लें तो किसी भी देश विदेश किसी भी स्थान की बात कर लें तो ये पूरे वैश्विक स्तर पर नहीं बोली जाती। इसका जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। दूसरा पॉइंट बनता है यह भाषा का अनौपचारिक रूप होता है। जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई व्याकरण की बाध्यता नहीं है, अनौपचारिक रूप ये हो ही जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है बोली का प्रयोग प्रायः मौखिक रूप में होता है, लिखित रूप में बहुत ही कम इसका प्रयोग देखा जाता है। जब आप अब सोच रहे होंगे कि ब्रज भाषा और अवधी भाषा तो मेजॉरिटी प्रयोग हुआ था साहित्य में जब बात होगी भक्ति काल और रीति काल की, तो मैं आपको बता दूं तब ब्रज और अवधी बोली नहीं थी, तब उनका स्तर भाषा तक पहुंच गया था। यानी वो भाषा की श्रेणी में उस समय काल में रखी गई थी। इस वजह से उसमें इतना लेखन कार्य हुआ है। पूरा साहित्य अवधी और ब्रज से ही रंगा हुआ है। आदिकाल की बात करें अंतिम दौर की, और भक्ति काल और रीति काल की, तो ये अंतर हो जाता है। आगे बढ़े तो उदाहरण भी यहाँ पर मैंने कुछ दे दिए हैं जो कि आज के आधुनिक स्तर पर मैंने दिए हैं। इसको आप पीछे के उससे न जोड़ें, आदिकाल और भक्ति काल के युग में आप न जाएं, क्योंकि मैंने वो क्लैरिटी आपको मतलब वो डाउट आपका पहले ही क्लियर कर दिया है कि उस समय ब्रज और अवधी जो थी वो भाषा थी, बोली नहीं थी। तो अवधी ब्रजभाषा, भोजपुरी, हरियाणवी, मारवाड़ी इत्यादि ऐसी पहाड़ी भाषा में गढ़वाली आ जाती है, कुमाऊनी आ जाती है, मगही, मैथिली, ये सारी जो हैं बोलियां यानी डायलेक्ट कहलाती हैं। अब इसकी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं जो कि मैंने हालांकि आपको ऑलरेडी बता दी है फिर भी। तो इसका क्षेत्र सीमित होता है, क्षेत्रीयता और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी होती है। ये उच्चारण और शब्द भंडार में विविधता होती है, क्योंकि व्यक्ति जो है किसी क्षेत्र में, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, कोई ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर किसी शब्द को यानी या फिर कह लीजिए किसी फल को कुछ और कहकर बुलाया जा रहा होगा। वहीं आप जो अपने किसी मित्र से पूछेंगे वो भी ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करता होगा, लेकिन उसका गांव अलग होगा या फिर किसी अन्य राज्य का होगा, तो वहां पर उस फल को हो सकता है किसी अन्य नाम से बुलाया जाता हो। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाषा पर। भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं, आप सबको पता है। इसकी एक व्यवस्थित प्रणाली होती है,
जिससे विचारों, भावनाओं और जानकारी को आदान प्रदान किया जाता है। इसका एक निश्चित और व्यवस्थित व्याकरण होता है, जिसकी वजह से इसमें अनौपचारिकता नहीं होती है, औपचारिकता होती है। ऑफिशियली ये यूज की जाती है ऑफिस वर्क में, या फिर एक देश से दूसरे देश में जो संवाद आदि साधने के लिए। इसी वजह से भाषा का क्षेत्र जो है वो व्यापक होता है, सीमित नहीं होता है। इसका जो है एक शब्दकोश होता है, लिपि होती, फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदी की वैज्ञानिक लिपि है देवनागरी, ऐसे ही यहाँ पर इसके कुछ व्याकरणिक नियम भी होते हैं, ये बात आप सबको पता होगी। आगे बढ़े तो भाषा व्यापक स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, साहित्य, प्रशासन इत्यादि स्थानों पर होता है। उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर अन्य भी कई भाषाएं हैं, बोडो है और उड़िया है जो पहले बोली थी, लेकिन उन्हें बाद में 22 जो भाषाएं हैं यानी भाषाओं का दर्जा जिन बोलियों को दिया गया भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, उसमें तमिल भी शामिल है, बोडो भी शामिल है, असमिया भी शामिल है, उड़िया भी शामिल है। तो ये सारी जो है भाषाएं कहलाएंगी। अब बात करते हैं बोली और भाषा में अंतर। हालांकि मैंने बहुत चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन अब एक चार्ट के माध्यम से आपको मैं बता दूं। आप चाहें तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ताकि आप बाद में पढ़ें तो आप इजीली चीजों को रिमाइंड कर पाएं। तो चलिए अब दोनों में अंतर पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात होगी परिभाषा के आधार पर क्या अंतर है। तो परिभाषा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भाषा जो है एक मानकीकृत, व्यवस्थित और व्यापक रूप है, यानी इसका एक मानक सेट किया गया है। यहाँ कोई अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी। मनमर्जी चलती है बोली में, उसे अपने अनुसार बदला जा सकता है, लेकिन जब एक व्याकरण सेट कर दिया जाता है, किसी का एक पैमाना निश्चित कर दिया जाता है, तो वहां पर एक व्यवस्था की भावना आ जाती है। बोली में क्या है, बोली भाषा का एक क्षेत्रीय या स्थानीय रूप होता है, जो कि भाषा से ही जन्मा है। मान्यता के आधार पर बात करें तो भाषा को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है। बोली को आमतौर पर मान्यता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इसे क्षेत्र विशेष के लोग बोलते हैं, जिनके ऊपर कोई व्याकरणिक बाध्यता नहीं होती है, कोई उसका मानक सेट नहीं होता है। तीसरा आता है व्याकरण। व्याकरण की दृष्टि से भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है, इस पर मैं कब से बात कर रही हूँ। और बोली का ऐसा कोई व्याकरण नहीं होता, जिसकी वजह से उसमें अनौपचारिकता होती है। लेखन परंपरा पर बात करें तो भाषा की अपनी लिपि और लिखित परंपरा होती है। अधिकांश बोलियों की कोई लिखित परंपरा नहीं होती, और इनकी लिपि तो क्या ही होगी, जाहिर सी बात है। भाषा की एक वैज्ञानिक लिपि निश्चित होती है, बोली की नहीं। प्रयोग के क्षेत्र के आधार पर बोली का जो प्रयोग क्षेत्र है वो सीमित होता है, किसी स्थान विशेष पर ही बोली जाती है, लेकिन भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, ये वैश्विक स्तर पर भी बोली जाती है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण तौर पर यहाँ पर दिए गए कुछ उदाहरण बोलियों के और कुछ उदाहरण भाषाओं के। आगे बात करें साहित्यिक विकास पर, तो भाषा में समृद्ध साहित्य होता है और बोलियों में लोक साहित्य होता है, क्योंकि लोक की भाषा है, मतलब बोली जो है वो लोक में बोली जाती है, जो किसी पर्टिकुलर स्थान विशेष के लोग प्रयोग करते हैं, तो इस वजह से लोक साहित्य जो है वो बोलियों में रचा जाता है। और जो समृद्ध साहित्य है, यानी जो वैश्विक स्तर पर पढ़ा जा रहा है, उसको भाषा में ही लिखा जाएगा, बोली में नहीं। संचार माध्यम भाषा शिक्षा, प्रशासन, मीडिया आदि में प्रयुक्त होती है, वहीं बोलियां घरेलू या लोक जीवन में आमतौर पर प्रयोग होती हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बोली को समझा, भाषा को समझा और इनमें क्या अंतर है। पॉइंटर्स के माध्यम से 8 पॉइंट्स मैंने बनाए थे, इनमें क्या अंतर बनता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये चार्ट आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। अंतर की तो बात हो गई, अब दोनों में आखिर संबंध क्या है। तो भाषा का विकास बोलियों से ही होता है। अब ऐसे समझिए आप बात को, जैसे ये बात तो आप सबको पता है कि बोली जो है वो भाषा से ही उसका जन्म होता है, लेकिन जब कोई बोली भाषा कैसे बनती है, उदाहरण के तौर पर आप समझिए, जैसे उत्तर प्रदेश है, यूपी का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वहाँ में अवधी भी बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है, हरियाणवी भी बोली जाती है, लेकिन उस पूरे को एक स्थान पर लाकर जब समग्रता में देखा गया तो ये चीज नोटिस की गई विद्वानों द्वारा कि सब में एक ना एक टेक्सचर कॉमन है, वो है खड़ी बोली का। तो इस वजह से वहां से एक नई भाषा को बनाकर रख दिया गया कि ये सारी जो हैं बोलियां
अवधी है या फिर मैथिली है या फिर हरियाणवी है, तो ये सारी कहीं ना कहीं इस खड़ी बोली हिंदी की ही शाखाएं हैं। तो ये बात आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं यहाँ पर अवधी, ब्रज, भोजपुरी, राजस्थानी आदि ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। तीसरा पॉइंट आता है बोली भाषा की जननी मानी जाती है। दोनों पॉइंट अब आप कॉमन चीज दोनों में नोटिस कर पा रहे हो कि बोली भाषा की जननी कैसे, ये चीज मैंने अभी आपको एक उदाहरण से एक्सप्लेन की है। लेकिन भाषा से ही जन्म होती है बोली, तो बोली भाषा की जननी मानी जाती है, लेकिन बोली का भी जन्म भाषा से ही होता है। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की बोलियों पर। तो मुख्य बोलियां हिंदी क्षेत्र की कौन कौन सी हैं? अवधी है, ब्रजभाषा है, भोजपुरी है, बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी और मारवाड़ी, जिनमें से अवधी, ब्रजभाषा और भोजपुरी जो मुख्य रूप से प्रचलित हैं, या फिर कह लीजिए इनमें भी दो, वो हैं अवधी और ब्रजभाषा, जिनमें साहित्य सृजन हुआ है। भक्ति काल की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया गया है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस या फिर तुलसीदास जी ने बरवै छंद या जो कुछ भी जितना भी उनका लेखन कार्य है वो मुख्य रूप से अवधी भाषा में ही मिलता है। पूर्ण रूप से नहीं, मुख्य रूप से मैं बोल रही हूँ क्योंकि तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। इसी तरह सूरदास जी का नाम आ जाता है। आधुनिक संदर्भ में बात करें तो आज भाषाओं और बोलियों के बीच में दूरी कम होती जा रही है। बोली से भाषा बनने की प्रक्रिया चल रही है। उदाहरण के तौर पर भोजपुरी को स्वतंत्र भाषा का दर्जा देने की मांग है। इसी तरह से राजस्थानी बोली को भी भाषा बनाने की मांग की जा रही है, यानी 8वीं अनुसूची में राजस्थान के लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि उसे भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं, हिंदी की बोलियों पर बात कर लेते हैं। अब विस्तार से चर्चा होगी कि कौन सी बोली किस अपभ्रंश की किस शाखा से उत्पन्न हुई है। तो हिंदी भाषा अनेक बोलियों से बनी है। हिंदी कोई एकीकृत भाषा नहीं है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों का समृद्ध संगम है। ये बोलियां हिंदी की जड़ें हैं, जिनसे हिंदी का वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी की बोलियों का अध्ययन करना हिंदी भाषा की संरचना, विकास और विविधता को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक बन जाता है। हिंदी भाषा की संरचना और उसका विकास और विविधता, यानी कैसे यहाँ पर चीज़ों में विविधता होते हुए भी एकीकरण है, एकता का भाव है, तो वो चीज़ समझ में आती है जब हम इस पर विस्तृत अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण और कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है और कौन सी बोली किस क्या विशेषता लिए हुए है। इस तरह से हर एक बोली पर अब विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो वर्गीकरण में सबसे पहला आता है पश्चिमी हिंदी का। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे ब्रजभाषा आती है, खड़ी बोली आती है, कन्नौजी आती है, हरियाणवी आती है और बुंदेली आती है। ये आपको याद होना चाहिए। पूरा चार्ट के तौर पे आप याद कर लीजिए, चार्ट बना के या फिर किसी तरह से, लेकिन ये आपको याद होना ही चाहिए। दूसरे पे बढ़ते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो है 3 अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको याद कर सकते हैं आप ऐसे ABC, यानी कि A फॉर अवधी, B फॉर बघेली, C फॉर छत्तीसगढ़ी। तीसरे पे बढ़ते हैं मारवाड़ी बोलियां। मारवाड़ी बोलियों में राजस्थानी बोलियां। राजस्थानी बोलियों में आ जाती हैं 3 मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवी। कुछ लोग इसमें जयपुरी बोली भी डाल देते हैं और राजस्थानी बोली भी डाल देते हैं ऐसे, लेकिन मुख्य जो हैं वो 3 ही हैं। अब अगला आता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, एक गढ़वाली और दूसरी कुमाऊनी, जो कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। गढ़वाल क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको गढ़वाली बोलते हैं। लेकिन अभी स्थान के हिसाब से, यानी किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है या फिर किसी राज्य के किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, किसी जिले में, इस पर अभी बात आगे कर लेंगे। तो बिहारी हिंदी 5वीं आती है। इसके बाद यहाँ पर 5 ही उपभाषाएं हैं, तो ये आप देख लीजिए। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। आगे बढ़ते हैं, अब क्षेत्र विशेष के आधार पर देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। पहला आता है ब्रजभाषा का। ब्रजभाषा जो है, इसका जो क्षेत्र है जहाँ पर ये प्रयोग की जाती है वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसके अंतर्गत मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस जैसे शहर आते हैं या फिर जैसे जिले आते हैं। इसकी विशेषता क्या है? भावुकता,
और काव्यात्मकता से ये भरपूर है। तभी तो इसमें आपने देखा होगा कि भक्ति काल में सूरदास जी ने या घनानंद ने, ऐसे ही मीरा ने, कई महान कवि हुए जिन्होंने साहित्य को संजोया है ब्रजभाषा और अवधी भाषा जैसी भाषाओं में, जो अब बोलियां बन गई हैं। दूसरा आता है खड़ी बोली का। खड़ी बोली में क्षेत्र है इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसके अंतर्गत दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर या मुजफ्फरनगर। हालांकि जो एनसीआर रीजन है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली एनसीआर का, उस रीजन में पूरे में ही खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। विशेषता है इसकी, यही वर्तमान की मानक हिंदी का आधार है। जाहिर सी बात है, खड़ी बोली हिंदी ही आज जो मानक रूप में प्रयोग की जा रही है, मानक आधार माना गया, वो खड़ी बोली हिंदी को ही माना गया है। आधुनिक गद्य और पत्रकारिता की भाषा है ये। आगे बढ़े तो अवधि पर आते हैं। अवधि का जो क्षेत्र है वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसके अंतर्गत लखनऊ आता है, फैजाबाद आता है, अवध आता है, प्रयागराज आता है, अयोध्या और सुल्तानपुर। इसकी विशेषताओं पर बात करें तो भावनाओं और भक्ति रस की प्रधानता इसमें दिखाई देती है, क्योंकि ये भक्ति काल में प्रयोग हुई थी। और रामचरितमानस जैसे जो महाकाव्य हैं वो अवधी भाषा में ही लिखे गए हैं। प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी आदि लोग इसमें आ जाते हैं प्रसिद्ध कवि की श्रेणी में। आगे बढ़े तो बुंदेली बोली आ जाती है। इसका जो क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, जैसे कि सागर, झांसी और पन्ना। विशेषता है वीर रस की प्रधानता है इसमें। प्रसिद्ध साहित्य आलाखंड इसमें लिखा गया है। छत्तीसगढ़ी पर आए तो इसका क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य है। विशेषता है लोक जीवन की झलक और सरल शब्दावली का प्रयोग इस बोली के अंतर्गत होता है। छठी कन्नौजी, कन्नौजी का क्षेत्र है कन्नौज के आसपास वाला, जो कि उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है, या फिर ऐतिहासिक दृष्टि से भी आप देखेंगे तो कन्नौज का भी थोड़ा राजा महाराजाओं वाला इतिहास रहा है। इस दृष्टि से ये जो है एक महत्वपूर्ण जिला हो जाता है। तो कन्नौज और उसके आसपास वाला क्षेत्र खड़ी बोली और ब्रजभाषा का मिला जुला रूप है कन्नौजी। कन्नौज के अलावा फर्रुखाबाद में भी खड़ी बोली बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है। और इसके अलावा इटावा, एटा आदि जैसे शहरों में भी कन्नौजी का प्रयोग किया जाता है। सातवां आता है हरियाणवी। इसका क्षेत्र है हरियाणा और दिल्ली का भी कुछ पोर्शन है जहां हरियाणवी का प्रयोग देखने को मिल जाता है। इसकी विशेषता है स्पष्टता और तेज उच्चारण, या थोड़ा खड़ा बोलते हैं, यानी खरा, तीखा कह सकते हैं आप जिसको। लोकगीतों और कहावतों की समृद्ध परंपरा से भरी हुई है हरियाणवी। आगे बढ़ें तो राजस्थानी बोलियों पर आते हैं, जिसके अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाड़ी और मालवी आदि आती हैं। क्षेत्र इसका राजस्थान है। विशेषता है वीर रस, रजवाड़ी संस्कृति और गौरव गाथाओं की प्रधानता किसमें देखी जाती है? राजस्थानी बोलियों में। आगे बढ़ें तो पहाड़ी बोलियों में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी आदि भाषाएं आती हैं, आदि बोलियां आती हैं। पहाड़ी बोलियां जो हैं उत्तराखंड क्षेत्र में विशेषकर प्रयोग की जाती है और इनकी विशेषता है लोक जीवन, प्रकृति प्रेम और संस्कृति का चित्रण। हिंदी बोलियों के महत्व पर चर्चा कर लेते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इससे। तो हिंदी बोलियों के महत्व में पहला आता है संस्कृत की वाहक है। ये सारी बोलियां, हमारा जो देश है भारत देश, यहाँ पर विविधताओं में एकता की बात की जाती, तो वो सांस्कृतिक दृष्टि से भी बात होती है। तो जो संस्कृतियों की वाहक बन जाती है हिंदी भाषी क्षेत्र में, या फिर कह लीजिए हिंदुस्तान में विभिन्न बोली जाने वाली बोलियों के चलते। दूसरा है भाषिक विविधता, हिंदी की बहुरूपता इन्हीं बोलियों की देन है। तीसरा है लोक साहित्य की धरोहर और चौथा है रोजमर्रा की भाषा के रूप में भी हिंदी की जो बोलियां हैं वो प्रयोग की जाती हैं, जिनका कोई व्याकरण आदि नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक अनौपचारिक दृष्टि से ये प्रयोग की जाती हैं और इनसे भावों, या कह लीजिए भावों का, विचारों का, ये जो हमारे आपसी मेल मिलाप की भाषा बन जाती हैं हमारे हिंदुस्तान की बोलियां। आगे बढ़ें तो हिंदी और बोलियों का संबंध देख लेते हैं। हिंदी ने इन बोलियों से शब्द, भाव और शैली ग्रहण की। मानक हिंदी को समृद्ध बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और तीसरा है आधुनिक लेखन और सिनेमा में भी बोलियों का प्रयोग बढ़ रहा है, जैसे कि फिल्मों में बुंदेली, हरियाणवी, भोजपुरी आदि बोलियों का प्रयोग देखने को
मिल जाता है। तो यहीं पर जो है चर्चा ये ख़त्म होती है। अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझे बता दें, ताकि मैं समय से आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको और भी कोई डाउट या क्वेरी है तो मुझे बता दें। अपने सिलेबस से रिलेटेड अन्य वीडियोस देखने के लिए, अन्य टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए या तो चैनल पर जाकर सर्च कर लें, प्लेलिस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएगी, या फिर यूट्यूब पर जाकर आप सर्च करें और साथ में मेरा या मेरे चैनल का नाम डाल दें तो आपको वीडियो रिकमेंड कर दी जाएगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।